हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों ने AS21 की फर्स्ट वीडियो देख ली होगी और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स डिस्कस करी थी। तो अभी एक क्विक समरी ले लेते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ग्रुप एज अ होल की। ग्रुप एज अ होल मतलब पेरेंट और सब्सिडरीज। सब्सिडरी का मतलब जिसमें आपकी मोर देन 50% शेयर कैपिटल होती है। और AS21 मैंडेट नहीं करता किस एंटरप्राइजेस को CFS बनाना है, लेकिन कौन मैंडेट करता है, कंपनीज एक्ट की सारी बेसिक चीजें थी। एक बार इसको रीड कर लेना। और अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज इसका फर्स्ट पार्ट जाके देखना। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व। हम सबसे पहले गुडविल कैपिटल रिजर्व मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन पे देखोगे आपने होल्डिंग ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी, उसमें से होल्डिंग का शेयर इन शेयर कैपिटल लेस कर दो। सब्सिडी की शेयर कैपिटल में जो हिस्सा है या फिर होल्डिंग कंपनी का सब्सिडी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में जो हिस्सा है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस दिन आपने शेयर्स एक्वायर करें। पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन के बाद वाले जो प्रॉफिट्स लॉसेस जो भी रिजर्व्स होते हैं दैट आर पोस्ट एक्विजिशन। फिर हमें एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना होता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी एट्रीब्यूटेबल टू आउटसाइडर्स। मतलब कि अगर होल्डिंग का शेयर है आपका 80% तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी 20%। या आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखाते हो, शेयर होल्डर्स फंड्स के बाद दिखाते हो, और नॉन करेंट लायबिलिटी से पहले जनरल हेडिंग बना के माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आप इसको डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे भी, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वेश्चन। आपका कैसे निकलता है, शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन सब्सिडरी शेयर कैपिटल। सब्सिडरी की शेयर कैपिटल में माइनॉरिटी का जितना हिस्सा है, सपोज 10 लाख की कैपिटल थी 20%। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में जितना भी माइनॉरिटी का हिस्सा है वो निकाल दो। प्री एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन से पहले वाले रिजर्व्स एंड सरप्लस। और पोस्ट एक्विजिशन जो भी ड्यूरिंग द ईयर वाले प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है उसमें माइनॉरिटी का जो हिस्सा है वो निकाल दो। टोटल आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आपका आया डेट ऑफ कंट्रोल, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे। अगर इसमें से ये वाला हिस्सा हटा देना पोस्ट एक्विजिशन वाला, ये बस ये दोनों आपका कब का आता है, डेट ऑफ एक्विजिशन वाला। फिर आपका कंसोलिडेशन प्रोसीजर देखा था हमने बेसिक। सबसे पहले क्या निकाल लो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब गुडविल कैपिटल रिजर्व जो हमने ऊपर देखा। ये अगर पॉजिटिव है तो गुडविल, नेगेटिव है तो कैपिटल रिजर्व। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लो, अभी सीखा है। देन आपको शेयर कैपिटल लिखनी होती है सिर्फ होल्डिंग कंपनी की। रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व्स आते हैं होल्डिंग कंपनी के। पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ सब्सिडरीज, शेयर सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड कैपिटल रिजर्व अगर आपका कुछ आया था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। सारे एसेट लायबिलिटीज को लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड कर दो। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट देखी थी फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। क्या था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अगर एक्विजिशन की डेट पे आप एसेट्स को अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहे हो तो क्या करते हो, जो भी रिवैल्यूएशन का गेन लॉस आ रहा है वो कहाँ से चार्ज करते हैं, प्री P&L से। और उसका जो भी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आता है वो कहाँ से चार्ज करते हैं, पोस्ट P&L से। अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है तो पोस्ट P&L को डेबिट कर दो। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन आपका कम होएगा क्योंकि एसेट की वैल्यू हम कम मान के चल रहे हैं, तो P&L को आप क्रेडिट कर दो, मतलब कि अपना गेन मान लो, इनकम मान लो एक तरह से। ठीक है, और ये सारी एंट्रीज आपकी किस में होती है, CFS में। अभी तक हमने इतना पढ़ा था। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको इसका पार्ट 1 देखना है। अब हम यहाँ से अपना फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी। अगर आपको सब्सिडरी कंपनी से कोई डिविडेंड मिला है तो आप उसका क्या करोगे। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स में तो हम नॉर्मली अपना क्या करते हैं, डिविडेंड का हम ट्रीटमेंट देखते हैं AS13 में। CFS में हम क्या करते हैं उसका, ये देखना है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। आपको देखना है डिविडेंड डिक्लेयर कहाँ से हुआ है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से। पता कैसे चलेगा, प्री से है या पोस्ट से है। ठीक है, इसके लिए हम एक ले लेते हैं फ्रेश पेज। हाँ जी, अगर सपोज आपने इन्वेस्टमेंट करी 1 अप्रैल 23 को, ये आपका है डेट ऑफ एक्विजिशन, और इसी दिन कंपनी ने क्या कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब आप बताओ, ये कॉमन सेंस नहीं है कि ये कौन सा होगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से ही हो सकता है ना। अभी तो बाद के प्रॉफिट्स अर्न ही नहीं करे तो उसमें से डिविडेंड कैसे हो सकता है। तो जिस दिन एक्विजिशन करी उसी दिन डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, सारा का सारा आपका क्या होगा, प्री एक्विजिशन। अभी ट्रीटमेंट देखते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड का क्या होगा, पहले मीनिंग समझो। दूसरा केस लो, आपने एक्विजिशन करा 1 अप्रैल 23 को, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 30 जून को। एक्विजिशन वाले दिन नहीं हुआ, बाद में हुआ। लेकिन क्या बताया आपको क्वेश्चन में, फॉर द ईयर 2022-23, मतलब कि प्रीवियस ईयर के लिए, इस साल के लिए, क्योंकि आपको पता है ना फाइनल डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में जाके डिक्लेयर होता है।
अगर आपका पिछले साल का डिविडेंड इस साल में आके डिक्लेयर हो रहा है तो वो कौन से प्रॉफिट से होगा, प्री वाले से, तो दैट विल बी योर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। यहां तक समझ आया। अब हम कहते हैं प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन हम अलग अलग देख क्यों रहे हैं, कौन से प्रॉफिट से करें, क्या फर्क पड़ता है, तो कहते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, COI जो हमने देखा था। COI कहाँ पे यूज हुआ था आपका, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने में, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से आप इसको लेस कर देते हो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपका COI था उसमें से आप इसको लेस कर देते हो। प्री एक्विजिशन डिविडेंड को हम क्या मानते हैं कि हमारी रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी आपका जनवरी 25 का MTP में यूज हुआ है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 70 लाख और आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिल गया आपको 7 लाख का, तो आप क्या बोलोगे, आपकी नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 63 लाख। ठीक है। अब आप कहोगे पोस्ट कौन से होंगे। अगर सपोज एक्विजिशन आपने करा 1 अप्रैल 23 को और यहाँ पे कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ करंट ईयर के लिए, ये डेट ऑफ एक्विजिशन था और इसमें डिविडेंड डिक्लेयर हुआ आपका 30 जून को ही, मान लो 30 जून 23 को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ करंट ईयर के लिए, मतलब कि इंट्रीम डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, तो वो कौन सा होगा, पोस्ट एक्विजिशन। तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड में जो भी होल्डिंग का शेयर होगा वो उसको अपने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। राइट। आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस हो जाता है और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड P&L अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। माइनॉरिटी वो उसका अपने P&L में दिखाएगी, हमें उसका कुछ नहीं करना, जितना होल्डिंग का शेयर है वो उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस उसके P&L में ऐड कर दूंगे। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज आपने इन्वेस्टमेंट करी 1 अप्रैल 23 को, दिस इज योर डेट ऑफ एक्विजिशन, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, नहीं 1 अप्रैल नहीं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट करी 30 जून को, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 31 मार्च 24 को, ये आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये आपका डिविडेंड डिक्लेयर है। ठीक है। इस साल के लिए आपका डिक्लेयर हुआ है 2023-24 के लिए, मे बी इंट्रीम डिविडेंड। तो ये आप बताओ इसमें से प्री क्या है, पोस्ट क्या है, पूरा प्री है या पूरा पोस्ट है, सोचो, क्योंकि आपका एक्विजिशन भी बीच में हो रहा है। तो आप कहोगे जितना एक्विजिशन से पहले वाला है 3 मंथ्स का डिविडेंड, सपोज यहाँ पे आपका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 12,000 का, तो 12,000 इंटू ये कितने मंथ्स का, 12 मंथ्स का, इतने में से 3 मंथ्स, मतलब कि 3,000 का डिविडेंड आपका प्री हो जाएगा और 9,000 का आपका पोस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या देखना होता है कि एक्विजिशन से डेट से पहले वाले जो प्रॉफिट से डिविडेंड है दैट विल बी योर प्री, इसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस कर देंगे। एंड रिमेनिंग वन पोस्ट, इसका आप क्या करोगे, P&L में क्रेडिट कर दोगे। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, कभी कभी ना आपका क्या होता है, कंपनी गलती कर देती है। क्या गलती करती है, इफ बाय मिस्टेक होल्डिंग कंपनी क्रेडिट सच डिविडेंड, जो आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड था गलती से उन्होंने P&L में क्रेडिट कर दिया, तो आप क्या करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ेगी। जो गलती से क्रेडिट हुआ है P&L उसको डेबिट कर दो और इन्वेस्टमेंट को कम कर दो, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। ऐसा कभी कभी वो आपको क्वेश्चन में बोल देता है। इन जनरल आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन वाला P&L में क्रेडिट करेंगे जितना होल्डिंग का शेयर होगा। आई होप इट इज क्लियर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाद में देखते हैं। आपका एक आता है एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस क्या होती है, अगर सपोज होल्डिंग कंपनी क्या कह रही है, सब्सिडरी कंपनी, जो सपोज ये थी आपकी H लिमिटेड, ये थी आपकी S लिमिटेड, जो होल्डिंग कंपनी है वो कह रही है कि S लिमिटेड के पास ना उससे उसको कुछ पैसे ले लिया, मतलब कि S लिमिटेड उसकी डेटर है। तो S लिमिटेड क्या कह रही होगी, H लिमिटेड जो है मेरी क्रेडिटर है, मतलब मेरे को उसको पेमेंट करनी है। एक के लिए डेटर, एक के लिए क्रेडिटर। अब जब आप CFS बना रहे हो तो कंपनी एज अ होल बना रहे हो ना, तो एक ही मतलब होल्डिंग जब बना रही है, CFS बना रही है, तो खुद को ही डेटर क्रेडिटर ऐसे थोड़ी ना दिखा सकती है। तो हमें इनको इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन्स को एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेट कैसे होता है, क्रेडिटर को खत्म करना है, डेबिट कर दो क्रेडिटर टू डेटर, ये आपका एलिमिनेशन हो जाएगा।
कैसे होगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशंस ऑफ द ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी. Thus, any intra-group transactions between holding and subsidiary shall be eliminated to the extent which are common in balance sheet of both. अगर एक की बुक में क्या बोला है, होल्डिंग ने डेटर दिखा रखा है 20,000 का, इसने क्रेडिटर दिखा रखा है 15 का, आपके किसी रीजन से डिफरेंस आ रहा है, तो जो आपका कॉमन होगा सिर्फ उतना आपका एलिमिनेट हो जाएगा. Liabilities due to one group enterprise by another will be set off against corresponding asset. Example, creditors, creditor to debtor आप eliminate कर दोगे. Sales made by one group shall be set off against purchases made by another group. आप इसको eliminate कर दोगे. Similarly, all other intra-group transactions shall be eliminated. आपको एडजस्टमेंट्स में बता रखा होता है कि इंट्रा ग्रुप है, तो आपको जैसे सपोज बोला कि क्रेडिटर और डेटर थे, आप क्रेडिटर से टोटल निकालोगे, टोटल दोनों का ऐड कर दोगे क्रेडिटर्स लेस इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, सेम डेटर्स दोनों के ऐड करोगे लेस इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, जितना कॉमन था वो एलिमिनेट कर दो. नेक्स्ट आपका आता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन इन्वेंट्रीज. क्या होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन इन्वेंट्रीज? बड़ा सिंपल है. अगर आपकी कंपनी थी एक एच लिमिटेड होल्डिंग, एस लिमिटेड सब्सिडरी, ठीक है. अब दो केसेस हो सकते हैं, एक तो एच ने एस को कोई सेल्स कर रखी थी, एक एस ने एच को कोई सेल्स कर रखी थी. अगर आपकी एच लिमिटेड क्या कर रही है, सब्सिडरी कंपनी को कुछ सेल्स कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन. मतलब कि आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, सब्सिडरी ने एच को कर रखी है अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन. अब आप देखना, जो अगर सपोज होल्डिंग ने सब्सिडरी को कुछ क्या कर रखी थी, सेल्स कर रखी थी, सब्सिडरी के पास वो स्टॉक पड़ा हुआ है, होल्डिंग ने सेल्स करी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी अर्न करा होगा उस पर, 100 वाली चीज सपोज 120 पे दे रखी थी, कुछ प्रॉफिट होगा. अब इसके पास उसमें से कुछ स्टॉक पड़ा है सब्सिडरी के पास, कंसोलिडेशन के टाइम पे तो ये स्टॉक मर्ज हो जाएगा, दोनों की इन्वेंट्रीज को आप ऐड करके लिखोगे. तो क्या आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को कुछ प्रॉफिट ऐड करके दिखा सकते हो? नहीं. सब्सिडरी ने तो दिखा रखा स्टॉक दैट इज इन स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन सीएफएस में तो वो एक ग्रुप हो गया ना, और एज अ ग्रुप जब आप उसका स्टॉक ऐड कर रहे हो तो उसको आपको कॉस्ट पे दिखाना चाहिए. तो आप क्या करोगे, अगर आप कहते हो आपने 10,000 की कॉस्ट वाला सामान उसको 12,000 में सेल किया हुआ था, तो 2,000 का प्रॉफिट अर्न किया हुआ था. जितना उसने सेल कर दिया मार्केट में वो तो आपका रियलाइज प्रॉफिट है, वो तो स्टॉक में होगा ही नहीं. जो अनसोल्ड स्टॉक है उसमें आप देखो, सपोज आपका 2,000 का प्रॉफिट है, तो आप कहोगे हम स्टॉक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे टू स्टॉक 2,000. और क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस से अपने रिजर्व्स में से उस बैलेंस को हटाना पड़ेगा. ठीक है. इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, पहले हमने डाउनस्ट्रीम देखा है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को सेल किया होता. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेटेड फ्रॉम होल्डिंग कंपनीज पीएनएल इन फुल, उसके पीएनएल से प्रॉफिट एलिमिनेट कर दो और स्टॉक को कम कर दो. तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, होल्डिंग के पीएनएल से इसको कम कर दोगे. होल्डिंग्स पीएनएल, उसने जो अपना प्रॉफिट मान के पीएनएल क्रेडिट किया हुआ था उतने से उसको डेबिट कर दो, स्टॉक को कम कर दो. अगर अपोजिट केस लेते हैं, होल्डिंग है सब्सिडरी है, सब्सिडरी ने होल्डिंग को सेल्स की हुई है, ठीक है, तो स्टॉक तो सेम, अगर होल्डिंग के पास वो स्टॉक पड़ा था तो उसमें भी तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा ना, दैट शैल बी एलिमिनेटेड. तो स्टॉक तो आपका सिमिलर कम होगा टू स्टॉक सपोज 2,000, बट इस केस में प्रॉफिट किसने अर्न करा, इन दिस केस प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय सब्सिडरी कंपनी, एंड इस प्रॉफिट में होल्डिंग का भी शेयर था एंड माइनॉरिटी का भी शेयर था. डिफरेंस देख रहे हो, ऊपर वाले केस में होल्डिंग ने सब्सिडरी को सेल्स करी तो सारा प्रॉफिट होल्डिंग ने अर्न करा हुआ था वो एलिमिनेट कर देगी. लेकिन अगर सब्सिडरी ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया हुआ है तो उसमें होल्डिंग का भी शेयर है, माइनॉरिटी का भी शेयर है. तो यहाँ पे आप अपने पोस्ट पीएनएल से इसको कम कर दो और इसका इम्पैक्ट आपका होल्डिंग पे भी जाएगा, माइनॉरिटी पे भी जाएगा, क्योंकि आपको याद है ना पोस्ट पीएनएल का होल्डिंग का शेयर उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेस होता है, माइनॉरिटी का शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो आप ऐड कर दो. तो आप पोस्ट वाले पीएनएल में इसको डेबिट कर दो. याद रखना पोस्ट वाले में, क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर करी होगी. पोस्ट पीएनएल टू स्टॉक अकाउंट. ये आप एक बार रीड कर लो थ्योरी. Where a group enterprise sells goods to another, the selling enterprise is a separate legal enterprise. Records profit made on those sales जब separate entity थी. If these goods are still held in inventory by the buying enterprise at the year end, the profit recorded by selling enterprise, when viewed from standpoint of group as a whole, has not yet been earned. Group के standpoint से अभी वो earn हुआ नहीं है
On consolidation, the unrealized profit on closing inventories will be eliminated. Closing inventory का profit आप eliminate कर दोगे because that is an unrealized profit. From the group's profit and closing inventory of the group will be recorded at cost to the group. Downstream upstream क्या होता है? Upstream मतलब subsidiary to holding ऊपर जा रहा है. Unrealized profits eliminated from holding and minority interest, क्योंकि आप post वाले profits इसको eliminate करोगे तो दोनों पे effect आ जाएगा. Corresponding decrease in inventories, stock को कम कर दोगे. डाउनस्ट्रीम में पूरा का पूरा प्रॉफिट होल्डिंग में से कम हो जाएगा, इन्वेंट्री कम हो जाएगी. ठीक है. अपस्ट्रीम मीन सेल्स बाय सब्सिडरी टू होल्डिंग, डाउनस्ट्रीम मीन सेल्स बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी. आई होप आपका यहाँ तक का क्लियर होगा. बैलेंस शीट की आपकी एडजस्टमेंट्स हो गई है. एक छोटी सी एडजस्टमेंट है प्रेफरेंस शेयर्स की. कुछ नहीं करना आपको. प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में अगर कुछ नहीं बता रखा तो सारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डाल दूँ. अगर बता रखे कुछ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने कर रखी है तो जितनी इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उतना अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल दे उसमें ऐड कर देना. कुछ भी नहीं है, ये एकदम बेसिक है. ठीक है. तो यहाँ तक हमने पढ़ी अपनी बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट्स. आई होप ये क्लियर होंगी. बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना. एक इसमें छोटा सा टॉपिक आता है नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट. नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपका कैपिटल में हिस्सा भी आता है, पोस्ट प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है. अगर सपोज आपके पोस्ट एक्विजिशन में लॉसेज हो रहे हैं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका कम कम होता जाएगा. अगर वो कह रहे हैं कम होते होते माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका नेगेटिव हो रहा है, सपोज आपका कैपिटल और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स था 2 लाख और शेयर इन लॉसेज आ गया उसका 2.5 लाख आपका एग्जांपल के लिए, तो आपको 0.5 लाख का नेगेटिव आ रहा है ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो आप नेगेटिव पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नहीं दिखा सकते. आप उसको मैक्सिमम क्या दिखा सकते हो? निल. इसका एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टडीमेट का, काफी बार वो एग्जाम में भी आया तो उसको अच्छे से कर लेना. इन केस ऑफ नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट इट शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट मेजॉरिटी इंटरेस्ट. तो ये जो आपका 0.5 लाख आए मेजॉरिटी में से एडजस्ट हो जाएगा. माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी शोन एज निल. आप उसको निल पे दिखा दोगे. इफ द सब्सिडरी कंपनी सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट्स प्रॉफिट्स, all such profits are allocated to the majority interest until the minority's share of losses previously absorbed by majority has been recovered. अगर इन केस फ्यूचर में आपके प्रॉफिट्स होते हैं, उस प्रॉफिट में माइनॉरिटी का हिस्सा बन रहा था 0.7 लाख का, तो पहले तो ये जो 0.5 लाख मेजॉरिटी ने आपका लिया था ना उसको आप दे दोगे और रिमेनिंग 0.2 लाख सिर्फ किसके पास जाएगा? माइनॉरिटी के पास. ठीक है. माइनॉरिटी इंटरेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं दिखाते, उसको निल दिखा देते हैं अगर वो नेगेटिव में जा रहा है. तो जितना भी आपका नेगेटिव अमाउंट आ रहा है, जैसे अभी 0.5 लाख का आया, नेक्स्ट ईयर सपोज फिर से लॉस आता 0.3 लाख का, 0.5 पहले मेजोरिटी ने लिया था, 0.3 और ले लिया, 0.8 लाख का लॉस किसके चला जाएगा? मेजोरिटी के पास. अब बाद में जब भी आपके प्रॉफिट्स होंगे सबसे पहले वो किसके जाएंगे? मेजोरिटी के पास. अपना हिस्सा तो जाएगा ही जाएगा. माइनॉरिटी वाला भी प्रॉफिट का हिस्सा जब तक मेजॉरिटी का जाएगा, जब तक उसने जितने लॉसेस लिए थे ना उतने की रिकवरी नहीं हो जाती. क्लियर. फिर आपका टॉपिक आता है प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड P&L. बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है. ऑल द आइटम्स ऑफ P&L अकाउंट हैव टू बी एडेड ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस. सारे आइटम्स को ऐड करते जाओ. आपकी सेल्स होगी, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, सब लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड कर दो. इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन शैल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फिगर्स. सिर्फ इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि अगर सपोज होल्डिंग कंपनी ने कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज दी थी सब्सिडरी को, सब्सिडरी के एक्सपेंस में इंक्लूड होगी, वो होल्डिंग की इनकम में इंक्लूड होगी, एलिमिनेट कर दो क्योंकि अब तो ग्रुप की बात कर रहे हैं. होल्डिंग ने सब्सिडरी से कोई सर्विस ली थी, होल्डिंग ने सब्सिडरी से कोई सर्विस ली थी, अब वो होल्डिंग के लिए एक्सपेंस है, सब्सिडरी के लिए इनकम, एलिमिनेट कर दो. होल्डिंग कंपनी सेल्स गुड्स टू सब्सिडरी, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन है, रिसीव्स कंसल्टेंसी फीस, कमीशन, रॉयल्टी एक्सेट्रा. इट शैल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम इनकम ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस ऑफ सब्सिडरी कंपनी. कोई आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था एंड इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन शेयर्स शैल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम चेंजेस इन स्टॉक एज स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट. आप याद है P&L में हम एक चीज दिखाते थे, चेंजेस इन स्टॉक, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा ना सब्सिडरी का, तो उसको आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे. लेस करने के जो अमाउंट आ रहा है उसमें से आप ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके चेंजेस इन इन्वेंटरी निकाल लोगे. आई होप इट इज क्लियर. यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपकी होल्डिंग सब्सिडरी की पॉलिसीज यूनिफॉर्म होनी चाहिए. जैसे कि होल्डिंग अगर फीफो मेथड फॉलो कर दिया और सब्सिडरी वेटेड एवरेज कर दिया, तो हम कौन से वाले के अकॉर्डिंग सब्सिडरी की इन्वेंटरी को वैल्यू कर देंगे? फीफो के बेसिस, मतलब कि जो भी होल्डिंग फॉलो करती थी ना उसके अकॉर्डिंग कर देंगे.
As per the provisions of AS 21, if accounting policies followed by holding company and subsidiary company are different, then financial statements of subsidiary company shall be adjusted according to accounting policies of holding company. For example, if subsidiary company follows weighted average for valuation of inventory and होल्डिंग कंपनी फॉलोज FIFO, तो हम किसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर देंगे, FIFO के अकॉर्डिंग। ये आपको एक छोटा सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन इसका अभी आपका क्वेश्चन आया था जनवरी 25 के MTP 1 में, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसमें 3 ऐसी ट्रांजेक्शन्स थी जो सब्सिडरी डिफरेंट करती थी होल्डिंग से। अगर सपोज कोई प्रोविजन है, ट्रेड रिसीवेबल्स पे होल्डिंग प्रोविजन सब्सिडरी प्रोविजन बनाती थी, होल्डिंग कंपनी नहीं बनाती, प्रोविजन को रिवर्स कर दो। प्रोविजन को रिवर्स करोगे तो क्या होगा, अगर आपने सपोज ट्रेड रिसीवेबल्स पे प्रोविजन बना रखा था, ट्रेड रिसीवेबल वापस इंक्रीज हो जाएंगे, आपने प्रोविजन बना के लेस करे होंगे ना, उनको इंक्रीज कर दो और P&L का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा आपका। अगर सपोज आपका क्या है, इन्वेंट्री के कारण कह रहे हैं आपका क्लोजिंग स्टॉक में चेंज होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक कह रहे हैं कि सब्सिडरी का बढ़ना चाहिए, तो उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के साथ आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। ऐसे आपको करने यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपको एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी होती है, सब्सिडरी की ओरिजिनल बैलेंस शीट दे रखी होगी, 2-3 एडजस्टमेंट्स दे रखे होंगे, उन एडजस्टमेंट्स को करो और अपनी न्यू बैलेंस शीट बना दो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट का क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। अलाइनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग डेट्स बेसिक है कि रिपोर्टिंग डेट्स आपकी सेम होनी चाहिए। अगर सपोज होल्डिंग की बैलेंस शीट है आपके पास 31 मार्च की और सब्सिडरी की है 31 दिसंबर 23 की, अगर वो अलग अलग ईयर फॉलो करते हैं तो सब्सिडरी की भी आपको होल्डिंग कंपनी वाली डेट पे बनानी पड़ेगी। After doing the relevant adjustments, the financial statements used in consolidation shall be drawn up to same reporting date. अगर डिफरेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी के एडजस्ट कर दोगे, और डिफरेंस जो है मैक्सिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए। जैसे इसमें 3 मंथ्स है तो ऐसा मैक्सिमम 6 मंथ्स हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वही आपको P&L की तरह लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करना है, और जो भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होगी, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन उनको एलिमिनेट करना है। आई होप ये आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एकदम बेसिक्स था, इजी सा ऐसा है, बस इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके स्टडी मेट से रिपीट होते हैं। आप देखोगे कि अराउंड 25-26 क्वेश्चंस कुछ है स्टडी मेट में, और बार बार वो रिपीटेड आपके RTPs MTPs और इनमें एग्जाम्स में भी आते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट आप कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।